आज की हमारी जो वीडियो है वो डेली बायस मतलब सिर्फ बायस और नैरेटिव कॉन्टेक्स्ट एरिया एंट्री और रिस्क मैनेजमेंट पर है। इस पर मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस बना रखी हैं, मगर ये वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है इस वजह से भी कि मैं इसमें ज़्यादातर फोकस एंट्री के बजाय ये चीज़ दिखाने पे करूँगा कि स्ट्रक्चर असल में काम कैसे करता है, कैसे बायस बायस क्या है, बायस कैसे अलाइन होते हैं हमारे नैरेटिव के साथ, और साथ ही इसी के साथ कॉन्टेक्स्ट एरिया हम कैसे देखते हैं और फिर ट्रेड कैसे लेते हैं वो तो साथ ही आ ही जाएगा। लेकिन उसकी भी साथ-साथ जो चीज़ है कि ऑर्डर फ्लो कैसे काम करता है और इसी के साथ कैसे हम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम अपनी एंट्रियों को मैनेज कर रहे हो, सॉरी, जब भी हम किसी एक पेयर पर ट्रेड करते हैं। अब ये इसका मतलब ये नहीं था कि मतलब एक ही पेयर पे आप ट्रेड करते हो। आप बेशक मल्टीपल टाइप पेयर्स पर ट्रेड करते हो या फिर एक ही पेयर पर ट्रेड करते हो। बात कहने का मकसद ये था कि आप जिस एक पेयर पर ट्रेड कर रहे हो, उसके हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक, जहाँ तक आप एंट्री लेने के लिए लोअर टाइम फ्रेम तक जाते हो, वहाँ तक हम सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करके चलते हैं और कैसे हम एक-एक चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो एक स्ट्रक्चर में इम्पोर्टेंट रहती है, वो होती है हमारा ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या रहता है? ऑर्डर फ्लो हमारा हायर टाइम फ्रेम या स्ट्रक्चरल टाइम फ्रेम जिसे आप बोलते हो, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मार्केट या तो बाय जा रहा है या फिर मार्केट सेल आ रहा है। तो इस सारे स्ट्रक्चर में हमें जिस स्ट्रक्चर पर हम खड़े होते हैं, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, मतलब सिर्फ हम हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। बायस एक कैंडल के लिए भी आप डिसाइड करते हो, लाइक जैसे आपने पहले ये चीज़ें देख रखी कि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल के, जैसे ये वाली कैंडल थी और इस वाली कैंडल ने इसके बाय के बायस डन किए और एक अंदर क्लोजिंग दे दी, तो नेक्स्ट कैंडल के बायस सेल साइड पर है। एक तो ये बायस है। लेकिन इस चीज़ से हटकर जो बायस होता है ना, वो सिर्फ़ यही नहीं होता, ये तो सिर्फ़ एक ट्रिक है। ये 10 में से आपको 6 बार या फिर 5 बार काम करती दिखाई देगी, लेकिन जब इसी चीज़ को आप ऑर्डर फ्लो के साथ लाइन करते हो, तब ये चीज़ आपको 7-8 बार काम करते दिखाई देती है। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है, ये 7-8 बार काम तो करती है, लेकिन क्या हर बार हमें ट्रेड देती है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और जो ट्रेड देती भी है, तो क्या वो हम जहाँ से एंटर कर रहे होते हैं, वहाँ से ट्रेड लेनी भी चाहिए? नहीं। ये हमें चीज़ रिस्क मैनेजमेंट में सिखाई जाती है। हमारे साथ क्या मसला है कि सिर्फ़ हम बायस को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ना हम नैरेटिव को समझते हैं, ना हम कॉन्टेक्स्ट एरिया को समझते हैं, और उस सब से हटकर हम एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें ये एंट्री लेनी भी है या नहीं। इस चीज़ को हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। ये चीज़ आप कैसे डिसाइड करते हो, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं। मगर ये वीडियो एक तरह से प्रॉपर मिक्सचर है, और ये वीडियो कितनी भी लंबी हो सकती है मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें आज समझाने वाला हूँ। अच्छा, ये जो ऑर्डर फ्लो है हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा ऑर्डर फ्लो है। ये लोअर टाइम फ्रेम का भी होता है और हायर टाइम फ्रेम का भी होता है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर भी जाओगे तो फ्रैक्टल जो सिंपल चीज़ है वो कैसे काम करती है कि मार्केट में हर एक टाइम फ्रेम सेम ही तरीके से वर्क करता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए मंथली हायर टाइम फ्रेम भी हो सकता है और या फिर डेली भी आपके लिए हायर टाइम फ्रेम हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 1 आवर भी हायर टाइम फ्रेम हो सकता है। अब ये हर एक के ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है कि वो मंथ को हायर टाइम फ्रेम ले, यानी कि जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, या फिर मेरी तरह जो लोग स्विंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, वीकली और डे के हायर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। और कुछ लोग स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे कर रहे होते हैं, वो 4 आवर और 1 आवर को एज़ ए हायर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे होते हैं। लोअर टाइम फ्रेम वो अपनी एंट्री के लिए जो 15 मिनट या 5 मिनट यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो ऑर्डर फ्लो है, ये आपको जनरली तौर पे ये ध्यान में रख के चलना है कि ये ऑर्डर फ्लो 2 तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये हायर टाइम फ्रेम यानी कि एज़ अ स्ट्रक्चरल टाइम फ्रेम आपने यूज़ करना है। आपको ये बायस एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, आपने इस पे ध्यान नहीं देना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ऑर्डर फ्लो हायर टाइम फ्रेम का। जैसे मेरे लिए मंथली हायर टाइम फ्रेम है, मैं इसका स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ और इसी को मैं रिफ़ाइन करके, आइडेंटिफ़ाई करके है ट्रेंड को, या फिर आप कह लो बायस को, जो मेरे नैरेटिव कॉन्टेक्स्ट एरिया के साथ अलाइन करेंगे, तो मैं उसको ट्रेड करूँगा लोअर टाइम फ्रेम पर जाके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पर जहाँ मंथली टाइम फ्रेम पर बैठा हूँ, तो मैं डे 1 के ऊपर जाके इसकी एंट्री लूँगा। मैं रिफ़ाइन करता हुआ नीचे जाऊँगा और जिस स्ट्रक्चर पर जाकर, जिस टाइम फ्रेम पर जाकर मुझे रिस्क मैनेजमेंट के साथ और कॉन्टेक्स्ट एरिया अलाइन हो, नैरेटिव भी अलाइन हो उस टाइम के साथ, जब ट्रेड मिलेगी ना, तब मैं ट्रेड लूँगा और वो ही टाइम फ्रेम पर लूँगा। मंथली अगर मैं हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरए यूज़ कर रहा हूँ, मंथली पीडीआरए, तो लाज़मी नहीं है कि मैं डे 1 के ऊपर ही एंट्री करूँगा। अगर मुझे 4 हावर पर जाकर एक रिफ़ाइन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ, एक अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ एंट्री मिल रही होगी, और बहुत सारी चीज़ें जैसे नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट एरिया भी लाइन हो जाएगा, तब मैं वो वाली एंट्री लूँगा, मैं डे 1 पे एंट्री नहीं लूँगा।
तो एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर करना चाहता था, क्योंकि आप जब स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम के साथ शिफ्टिंग कर रहे हो तो वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको रूल भी ब्रेक करना पड़ता है बाज़ टाइम। आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग के अंदर जो रूल डिसाइड किए हैं वो किसने? इंसान ने बनाए हैं। वो किसी टाइम में काम कर सकते हैं, किसी टाइम पर वो काम नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें किसी के लिए काम करती होंगी, किसी के लिए नहीं करती होंगी। ये जो प्राइज़ एक्शन बनाया गया, या इससे पहले इंडिकेटर का जो सिस्टम था, प्राइज़ एक्शन फिर बना। प्राइज़ एक्शन जब लोगों ने उसको ब्रेक किया, लोगों ने उसके रूल नहीं माने, तभी एसएमसी आईसीटी बना ना। आईसीटी का भी एक अपने ठीक है रूल्स हैं, मतलब, लेकिन फिर लोग कुछ और भी उसके अंदर एडिशन करते रहते हैं, जिससे या तो वो कॉन्सेप्ट जैसे आईसीटी हो गया, प्राइज़ एक्शन हो गया, एसएमसी हो गया, या तो बेहतर होता चला जाता है, यानी वही अपडेट होता रहता है, या फिर उसका एक नया नाम दे दिया जाता है। मेरी समझ में जो ऑर्डर फ्लो रहता है ना, वो इस तरह से शिफ्ट नहीं होता कि मार्केट में मान लो, मार्केट ने ये वाला टाइम फ्रेम इस तरह से शिफ्ट किया, यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम, सॉरी हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और अपने आप को लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लिया। मेरे हिसाब से 2 तरह से एक जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड होता है कि ऑर्डर फ्लो किस तरफ है। या तो ये वाला एरिया ब्रेक हो जाए, यानी कि पहले एमएसएस हो फिर फ्लिप बॉस हो, या तो ये हो, या फिर कम से कम इस तरह की कंडीशन में हमें इससे भी नेक्स्ट टाइम फ्रेम पर कोई ना कोई पीडी दिख रहा हो, और वो पीडी काम का भी हो। ये नहीं है कि मार्केट में आप जिस पीडी को ट्रेड कर रहे हो, जिस पॉइंट को आप ट्रेड कर रहे हो, वो किसी काम का ही ना हो। ये चीज़ समझने के लिए हमें इस तरह से हम समझते हैं, इसके लिए हमें ये जो ऑर्डर फ्लो है, इसको किसी ऐसे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना होता है, जहाँ से हमें इसका नेक्स्ट टाइम फ्रेम का पीडी मिल जाए। मैं ये समझाने की कोशिश आपको इस तरह से करता हूँ कि मान लो ये मेरा एक 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। इसके अंदर आपको सारी एक चीज़ें समझा देता हूँ कि नैरेटिव क्या होता है और कॉन्टेक्स्ट एरिया क्या होता है, और नैरेटिव किस टाइम फ्रेम का यूज़ होता है, कॉन्टेक्स्ट एरिया किस टाइम फ्रेम का यूज़ होता है। देखो, आप रेंज यहाँ से मार्क कर रहे हो, एक आपने ये देखा कि ये मेरे पास एक लो पॉइंट है, और इसी के साथ-साथ ये मेरे पास एक हाई पॉइंट। अब या तो मार्केट इसको ब्रेक करे तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ, या फिर मार्केट इस लो को ब्रेक करे तो मैं मार्केट को सेल जाता हुआ देखूँगा। अब इस चीज़ में आप देखो कि आपके पास क्या-क्या पॉइंट है। यहाँ पर आपके पास एक इंड्यूसमेंट एरिया है, ये वाला एरिया। उसके बाद मार्केट में एक लो पॉइंट ये भी है, ये भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये सारी की सारी लो रेजिस्टेंस ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इसलिए है कि मार्केट में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे मार्केट यहाँ पर टैप किए बगैर बाय चली जाए। इसलिए इसको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोलेंगे। लेकिन ठीक इसी पॉइंट पर आकर यहाँ पर आपको एक तरह से एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है, या आप इसको ब्रेक अवे गैप भी बोल सकते हो, क्योंकि जो सेकंड कैंडल से थर्ड कैंडल ऊपर बॉडी ब्रेक कर चुकी है, ये जल्दी से फील नहीं होता। बशर्ते ये है कि ऊपर कोई ऐसा पॉइंट मौजूद हो जिसको मार्केट टैप करके फिर नीचे गिरे। और ये चीज़ आप यहाँ पर देख भी रहे हो कि मार्केट इसको पहले फ़िल नहीं कर रही, मार्केट यहाँ से किसी न किसी पॉइंट पर ऊपर टैप करके आ रही है ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे। इससे भी नेक्स्ट टाइम फ्रेम तो मौजूद है ना, तो मार्केट उनको टैप करके या फिर किसी स्विंग हाई से, इसी टाइम फ्रेम के स्विंग हाई से लिक्विडिटी लेके इसमें एंटर कर। बहरहाल, जब मार्केट ने ये सारी कंडीशन क्रिएट की, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये और ये हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। मार्केट यहाँ तक आएगा ही आएगा बाय करने से पहले। यहाँ से भी मार्केट वापस नहीं जाएगा, यहाँ से भी मार्केट वापस नहीं जाएगा। ये हमारे पास जो एरिया है, वो फेयर वैल्यू गैप का है। मार्केट इसमें एंटर करेगा, देन हम बाय जाते हुए देखेंगे। अब नैरेटिव की बात करते हैं, नैरेटिव क्या है इस काम में? ये हमारे पास समझ लो, हमने ऑर्डर फ्लो डिसाइड कर लिया। ऑर्डर फ्लो हमारा फिलहाल बाय में है, तो हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन बाय के लिए ट्रेड करने पे मार्केट बाय पे पॉइंट पर आना भी चाहिए। बाय के पॉइंट पर मार्केट आएगा या नहीं आएगा, ये हमारा कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा हमारे बायस से और नैरेटिव से। कॉन्टेक्स्ट एरिया बिल्कुल अलग चीज़ है, और इन सारी चीज़ों में बायस से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो नैरेटिव होता है। नैरेटिव एक स्टोरी है कि मार्केट इन लो लिक्विडिटियों को क्यों लेगा और इस फेयर वैल्यू गैप में क्यों आएगा। इनकी एक स्टोरी है, मार्केट अगर यहाँ आना चाहता है तो क्यों आएगा, और अगर आएगा तो किस तरीके से आएगा, और यहाँ पर आके क्या सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। ये बाद आपका कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट होता है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने देखा कि मार्केट ने इस वाले फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं दी और कैंडल नीचे क्लोज कर दी। मैं इस वाले फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा हूँ, जो ये बना हुआ है। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी और मार्केट नीचे आ गया। अब मैं जब लोअर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जाता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि मैं सेल भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। लेकिन क्या है कि आप जब काउंटर ट्रेंड में ट्रेड कर रहे होते हो, तो आपके पास इसके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस और नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर सबसे हटकर जो पेशेंस की जो गेम है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस पूरे सिनेरियो में। आप जब मैं इसको वीक के ऊपर लेकर आया हूँ, मैंने देखा कि मार्केट ने क्या किया, कि सेम इसी पॉइंट पर मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया, अब मेरे पास
या तो मार्केट इस मंथली फेयर वैल्यू गैप को मार्केट जब ब्रेक करने के बाद टैप करे तो मैं एज एन लोअर टाइम फ्रेम एंट्री ले सकता हूँ। अब मैं जब इस फाइट पर आता हूँ डेली के टाइम फ्रेम पर, तो मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पर? मार्केट ने ये आप देख सकते हो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक छोड़े हुए हैं, और ये सारे का सारा एरिया यहाँ पर आप ये देख सकते हो, सारे इस जगह पर एक एफ है। तो ये मंथली फेयर वैल्यू गैप जो मार्केट ने ब्रेक किया था वो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफ टाइप और चीज़ें मौजूद है। अब जब मार्केट इन पॉइंटों से गिरने की कोशिश करेगा तो अब हमारे पास ये भी एक नैरेटिव है कि मार्केट यहाँ क्यों जाएगा, और जब यहाँ से गिरेगा तो हम कॉन्टेक्स्ट एरिया लाइन करके सेल कर सकते हैं किन किन पॉइंटों तक। ये भी हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी यहाँ तक हम सेल कर सकते हैं इजीली जब मार्केट हमें यहाँ से गिरता हुआ दिखाई देगा। अब मैं यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप विद ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था, मार्केट वहाँ से गिर गया। ये वाला जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, मार्केट यहाँ से गिरा। तो मार्केट में जब आप अब सेम इसी पॉइंट पर अब जब आप देखते हो ना, तो आपको यहाँ पर कोई खास एंट्री का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये जो कैंडल गिरी है एक ही दिन के अंदर, आप अगर इससे 1 आवर पे जाके शिफ्ट करते हो तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से कैंडल ने गिरना स्टार्ट किया। कैंडल ने जब गिरना स्टार्ट किया तो ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप और ये वाला ब्रेकअवे गैप मार्केट फिल करके यहाँ से मज़ीद लिक्विडिटी लेने के बाद जब मार्केट नीचे गिरा तो आप इससे लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर भी एंट्री लेते हो। तो ये एक तरीका कार है एंट्री करने का। लेकिन यहाँ पर जब मार्केट पहुँचा है ये वाले फेयर वैल्यू गैप तक, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ दोबारा। देखो, जब मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप तक पहुँचा है ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी पर, तो मार्केट यहाँ तक क्यों गया है? यहाँ तक मार्केट इसलिए गया है कि नैरेटिव इसी तरह से काम करता है कि मार्केट को अगर सेल जाना था तो मार्केट पहले बाय गया, उसने लिक्विडिटी स्वीप की इस हाइज के ऊपर से, देन मार्केट सेल कर लिए गिरे। अच्छा, अब एक और चीज़ देख लो, यहाँ तक मार्केट बगैर टेंशन के आना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट में क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। मार्केट इनसे पहले बाय नहीं करेगा, मार्केट इन पे एंटर करेगा, ये सारी लिक्विडिटी साफ करेगा, फिर मार्केट यहाँ से बाय करेगा। ये देखो मार्केट कितना तेज़ी के साथ नीचे आया है, क्योंकि ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। मार्केट इस तरह से काम नहीं करेगा। ये देख सकते हो आप, मार्केट कहाँ पर आकर खड़ा हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, ध्यान देना इस चीज़ पर कि मैंने आपको क्या चीज़ समझाई थी कि मार्केट में ये जो एरिया है, ये सारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। मार्केट कितने तेज़ी के साथ इसको टैप किया है और ये सारी की सारी लिक्विडिटी मार्केट ने खा ली है। मैं दोबारा मंथ के टाइम फ्रेम पर आता हूँ। मार्केट ने आप ये देखो एक ही कैंडल में, एक ही मंथ में इस सारी के सारी लिक्विडिटी को साफ़ किया और इसमें एंटर कर गया। अब जब मार्केट इसमें एंटर कर गया, तो हमारे पास क्या था कि मैंने आपको जैसे समझाया था कि ये एक नैरेटिव था। मार्केट में आप यहाँ पर सेल कर सकते थे अगर आपकी सेल की अपॉर्चुनिटी बनती है, जैसे मैं आपको पीछे समझा के आया। लेकिन अब मेरा काम हो गया, मेरी सारी की सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्केट ने खा ली। अब मार्केट ने लिक्विडिटी खा रखी है, मार्केट इसमें टैप कर चुका है। अब मुझे बाय करना है। मैं नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर बनने का वेट करता हूँ। ये हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है वो बनना स्टार्ट हो गई। अभी कैंडल बनना स्टार्ट हुई है तो मैं क्या करूँगा, मेरी मार्केट ने पहले ही इससे रिजेक्शन ले रखी, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूँगा। अब एक चीज़ समझो, देखो मेरा नैरेटिव कहाँ तक था? मेरा जो नैरेटिव था वो ये था कि मार्केट इस पीडीआरए में आएगा और इन लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटियों को साफ़ करेगा। ये मेरा नैरेटिव था, नैरेटिव इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब मेरा नैरेटिव शिफ्ट हुआ, अब मैं मार्केट को ऐसे पॉइंट पे ले आया हूँ जहाँ से मार्केट को बाय जाना चाहिए। अब मेरा जो नैरेटिव शिफ्ट हुआ वो यहाँ से शिफ्ट हो गया बाय में, पहले सेल में था, अब मेरा नैरेटिव है कि मार्केट बाय जाएगा। पहले मार्केट में सेल क्यों आना था कि यहाँ पर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्केट में पड़ी थी, मार्केट ने वो खानी थी। अब मार्केट बाय क्यों जाएगा कि मार्केट ने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी खा ली है और हायर टाइम फ्रेम के सेल साइड लिक्विडिटी खाने के बाद बाय के पीडीआरए में एंटर कर चुका है बाय करने के लिए। तो जब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करूँगा बाय करने के लिए, लेकिन मेरा नैरेटिव यहीं पे खड़ा रहेगा। मेरा नैरेटिव यहीं पे ही खड़ा है कि नैरेटिव क्या कह रहा है कि मुझे बाय जाना है, क्योंकि मार्केट ने सेल साइड से लिक्विडिटी खाई, अब मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी खाएगा। लेकिन देख लो कि मार्केट ने खाई भी है। आपके साथ मसला ये है कि मार्केट ने कुछ किया होता नहीं, आप बस भागने की तरफ रहते हो। आपके नैरेटिव कोई अलाइन नहीं होता, आपके बायस कोई अलाइन नहीं होते। अगर आप यहाँ पे खड़े पैर इन एफवीजीज से बाय कर रहे होते तो आपको चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, मार्केट जब तक ये नहीं खाएगा बाय नहीं जाएगा। आप ये डे 1 का टाइम फ्रेम, ठीक है? अब जब आप ये लिक्विडिटी खाए बगैर मार्केट को यहाँ से आप ऊपर लेके जाते, तो मार्केट ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मैं देखो एक चीज़ समझाता हूँ आपको, ये वाली कैंडल
मैं अपना मार्केट जो है स्ट्रक्चर वो शिफ्ट किया था, बल्कि इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अपना ट्रेंड जो है वो शिफ्ट किया। बायस मार्केट ने हमने शिफ्ट कर लिए, मज़ीद यहाँ से हो सकता है एसएमटी भी क्रिएट हुआ हो, लेकिन अभी इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये मैं यहाँ पर 1 आवर पे शिफ्ट करता हूँ। वैसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए कि मार्केट ने देखो वहाँ पे अपना ना जो बायस और नैरेटिव है वो वहाँ शिफ्ट कर लिया। अब मेरे पास जो बाय करने के लिए एंट्रीज़ हैं, वो कहाँ-कहाँ पर है? सबसे पहली तो हमारे पास ये थी कि मार्केट ने जब यहाँ से एमएसएस किया तो वो था, लेकिन उसका हमने ध्यान नहीं दी क्योंकि हम डे 1 के एमएसएस को देख के आ रहे हैं, ठीक है? तो हम डे 1 के एमएसएस के बाद जब मार्केट में एमएसएस हो गया, अब मेरे को क्या है कि मेरे को बाय करना है। अब मैं बाय कहाँ-कहाँ से कर सकता हूँ? अब आप ये देखो कि यहाँ पर ये ब्रेकअवे गैप और ये फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट में मौजूद पड़े हैं। अब मैं बाय करूँगा, किन-किन पॉइंटों से? मैं ये देखूँगा कि मार्केट में अव्वलीन तो बेहतर ये है कि आप पहले से ये डिसाइड करो कि आपका प्रीमियम अनडिस्काउंटेड एरिया किस तरह से है। ये जितना भी एरिया है ये सारा डिस्काउंट में पड़ा है। नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पर ये देखो कि मार्केट में ये सारा प्रीमियम एरिया पड़ा है और यहाँ पर डिस्काउंट में कोई भी ऐसा पीडी एरिया नहीं है। अब अगर आप इस वाले एफवीजी से बाय करते हो, ये वाला सेम पॉइंट से, इसको मार्केट ऑलरेडी टैप करके गया है लेकिन वो कुछ ख़ास फ़ील नहीं हुआ हो तो इसका मतलब ये अभी भी यूज़ हो सकता है। अब मैं इसको यहाँ से लॉन्ग के लिए एंट्री सेट करता हूँ और ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखूँगा। एक चीज़ मैं और देखूँगा कि मेरे पास यहाँ पर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहाँ तक थी, मेरे हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जब मैं अपने हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी देखूँगा, तो एक तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जो अभी आपको पहले से भी पता है कि मार्केट ने इन पॉइंटों से गिरा है। तो मेरे पास यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मैं मार्केट में मुझे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मिल रही है, एक ही नहीं पॉइंट होता। अब मैं वापस आऊँगा, मैं अपने 1 हावर के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, मेरे लिए वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। लेकिन इसी के साथ-साथ मैं ये देखूँगा, क्या मैं यहाँ से अगर एंटर करूँ, तो मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग भी कुछ मिल सकता है, लाइक मेरा ये एमएसएस का एरिया है। तो मार्केट में -1 का जो एरिया है, वही मेरे लिए इतना काम कर रहा है। अब मैं जब यहाँ आता हूँ, तो मुझे 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो की ट्रेड मिलती है। मैं इस पे रिस्क ले लेता हूँ। मान लो मैं इस पे रिस्क ले लूँ, आपके मैं आपके मौक़िफ़ पे चल रहा हूँ बिल्कुल, जैसे आप लोग करते हो ट्रेड। अब मैं यहाँ पे रिस्क लेता हूँ, मैं अपनी ट्रेड लगाता हूँ। मेरी ट्रेड यहाँ से ओपन हुई, जब मेरी ट्रेड यहाँ से ओपन हो गई, अब मैं वेट करता हूँ कि मार्केट मुझे प्रॉफ़िट देती है या फिर लॉस करती है। मार्केट ने गैप अप ओपन किया, जब भी मार्केट गैप अप ओपन करती है तो मोस्टली चांस होता है कि अब मार्केट आज के दिन में गैप डाउन जाएगी। ओह सॉरी, यानी कि सेल की तरफ जाएगी। तो आप ये देखो कि मेरी जो ट्रेड है उसने ना मेरा टारगेट हिट कर दिया। ये जो ट्रेड थी, वो किस बिहाफ़ पे ली गई थी? अभी आपको खुद सोचना है। मैं क्या किया था, मैंने डे 1 पे जब मैं डे 1 पे आया था, तो मैंने अपने लिए एक एरिया डिसाइड किया कि मुझे कहाँ तक जाना है और जो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट है, अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर लॉस भी हो सकता था। मुझे यहाँ पर लॉस भी हो सकता था, लेकिन मेरी ट्रेड टारगेट हिट कर गई क्योंकि मुझे पता था कि मेरा लो रेजिस्टेंस एरिया कहाँ तक है और मुझे टारगेट में कहाँ तक जाना है। मेरी ये ट्रेड गलत है, मैं 1/2 की ट्रेड नहीं करता। अगर आप करते हो तो आपके हिसाब से ठीक थी। मैं 1/3 की ट्रेड लेता हूँ और स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग मैं -2 तक जाता हूँ, -2 -2.5 तक। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेड थी वो ये नहीं थी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एरिया और रिस्क मैनेजमेंट जितनी भी थी, ये सारे का सारा मेरा नैरेटिव बाय की तरफ था ना। जैसे अभी मैं आपको समझा के आया कि जब मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, अब मुझे यहाँ पर बाय करना था, लेकिन कहाँ तक करना था मुझे पता था, मेरे पास ये एरिया सारे का सारा लो रेजिस्टेंस है लिक्विडिटी के। जब मार्केट ने इसके ऊपर टैप किया ना, यहाँ पर जब मेरा मार्केट ने टैप किया तो मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ कॉन्टेक्स्ट एरिया। अब मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मार्केट में कहाँ से लेके कहाँ तक मैं बाय या सेल कर सकता। अब मैं जब यहाँ देख रहा था तो मुझे डिस्काउंट में कोई भी ऐसा पीडी एरिया नहीं मिला जिससे मैं बाय करता। मुझे यहाँ पर प्रीमियम में मिला था कि मार्केट में यहाँ पर ये प्रीमियम का एरिया पड़ा था जिससे मैंने मार्केट में बाय किया। अच्छा, ठीक इसी पॉइंट पर जब हम देखते हैं, मैं यहाँ से सेलेक्ट बार पे आता हूँ और मार्केट मेरी ट्रेड ओपन करने से पहले या फिर इस पीडीआरए में एंटर करने से पहले मैं इसको थोड़ा-सा हटा देता हूँ, यहाँ पर साइड करता हूँ और इसको भी यहाँ पर कर, तो मैं जब दोबारा यहाँ पर मार्क करता हूँ, आप ये देखोगे कि मार्केट में ठीक इसी पॉइंट तक मेरे पास ये वाला जो पीडीआरए है अब वो डिस्काउंट में पड़ा था, जो कि पहले प्रीमियम में दिख रहा था क्योंकि जब तक मार्केट यहीं तक ही गया था। ठीक है, इसी पॉइंट पे जब मार्केट वापस आता है, तो मार्केट बिल्कुल डिस्काउंट के अंदर टैप करता है। मैं अपनी यहाँ पर भी सेटिंग कर सकता था कि मार्केट इस एरिया तक आएगा
और ठीक इसी पॉइंट पे जब मार्केट में मैंने बाय करना था तो मेरे पास ये वाला एरिया 2.5 रिस्क रिवार्ड रेशो का था, उसके हिसाब से एंट्री ठीक थी। अब जब मैं दोबारा मार्केट में इसको इसी एंट्री को चेक करता हूँ तो मार्केट ने गैप अप ओपन किया और टारगेट के बिल्कुल नज़दीक जाके मार्केट एक बार वापस मुड़ आए। बाद में मार्केट ने जाके अपना जो टारगेट था वो हिट कर दिया था। ये आप देख सकते हो कि मार्केट ने ट्रेड हिट की है और ऑलमोस्ट 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो तक गई है। तो इस तरह से मैं अपनी चीज़ों को रिफाइन करता हूँ। अब जब तक मैं यहाँ तक था जब ये सारे के सारे एरिया प्रीमियम में पड़ा था, लेकिन जैसे ही मार्केट मज़ीद ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद अब मेरी रेंज यहाँ से यहाँ तक हो गई तो मार्केट डिस्काउंट में एंटर किया, देन मार्केट बाय गया। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको ना अलाइन करनी पड़ती हैं। अच्छा, अब एक तो ये चीज़ थी, अब ठीक एक और चीज़ समझो, देखो क्या आपको हर बार इसी तरह एंट्री मिलेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं ऊपर के ऊपर ही कैसे खेल कर आ गया हूँ। आपका क्या मसला है कि आप इसका इंतज़ार कर रहे होते हो कि मार्केट इधर आए। मैंने अपनी ट्रेड लेकर भी आ गया हूँ और ये कैंडल अभी यहीं फिर रही है। ये सारी के सारे एरिया। अब मैं इस चीज़ को हटाता हूँ। अब मैं ये नहीं देखूँगा, अब मैं अपने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तक आता हूँ, जैसे कि मुझे पता है कि मेरा कैसे वापस आना है। मैं मार्केट में एंटर कर गया, ये नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हो गई। मार्केट ने दोबारा इसको टैप किया। अभी मेरी नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई है और मार्केट ने जितनी भी लिक्विडिटी खानी थी ओके कर ली, ऑलमोस्ट 50% कोई मार्केट टैप करके अब रिजेक्शन ले रहा है। मैं डे 1 पर आऊँगा। अब देखो एक और चीज़ थी, मैं जब मंथ के टाइम फ्रेम पर खड़ा था, क्या मैं इन सारी चीज़ों का वेट करता रहता? देखो मेरे को पता है ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, मैं सेल भी कर सकता था। जैसे अभी मैं बाय करके आऊँ, मुझे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तक सेल करने के लिए जो एरियाज़ मिल रहे हैं, जैसे मैं डे 1 पर जाता हूँ। जिस तरह मैंने यहाँ से बाय किया तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल भी कर सकता था। ये वाली एंट्री नहीं मिलेगी, तो नेक्स्ट कोई और एंट्री मिल जाएगी। जैसे सेम इसी पॉइंट पर मुझे पता है ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्केट ने हिट कर दी। जब मार्केट ने ठीक इसी पॉइंट पर यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की, ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मैं 1 आवर पर गया। ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मैं 1 आवर पर गया तो मैंने देखा कि मुझे कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है कि अभी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बाकी है। सॉरी, ये वाली तो डन हो गई थी। 1 मिनट बस, मैं 7 पे दोबारा आता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। हो सकता है मुझसे मिस्टेक हुई हो यहाँ पर। हाँ, ठीक हो गया। ऑलरेडी मार्केट ने ना अपनी सारी के सारी जो एरियाज़ थे वो डन कर रखे थे। ऐसी कंडीशन में मैं सेल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो लिक्विडिटीज़ है वो सारी डन हो गई है। मेरा जो मोटिव है वो बाय के लिए। वो अलबत्ता यहाँ पर क्या हुआ कि जब मार्केट ने डे 1 के पीडीआरए में टैप किया ना तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। ठीक जब मार्केट ने इससे लिक्विडिटी साफ़ की ना, ये वाली मार्केट ने लिक्विडिटी डन कर ली। सारी लिक्विडिटी डन करने के बाद मेरे पास एमएसएस का पॉइंट कौन-सा था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये वाला एरिया। अब मेरे सारे के सारे टाइम फ्रेम अपने आप ही बाय में चेंज हो जाएँगे उस सूरत में जब मेरे पास बाय के जो बायस है ना, अब देखो ये मंथ की कैंडल अभी बनना स्टार्ट हुई है। इसके बायस सेल साइड के डन हो गए। अब जब ये कैंडल क्लोज़ हो जाए एक बार, मैं इस कैंडल को क्लोज़ होने का वेट करता हूँ। क्योंकि कैंडल क्लोज़ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखो अगर आप वैसे ही कोई हो सकता है वहाँ पर एमएसएस आपको पहले देखने को मिल भी गया हो। अभी देखो कि मार्केट में पहले एमएसएस नहीं हुआ था। मतलब अब मार्केट ने क्या किया, मज़ीद यहाँ से सेल साइड से लिक्विडिटी डन की और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा ये वाला पॉइंट था। अब मेरा मार्केट जो स्ट्रक्चर है ना वो शिफ्ट हो चुका है। लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कैंडल के क्लोज़ होने का, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग से मुझे बड़ा बेनिफिट मिलता है। मैंने जहाँ तक सेल करना था कर लिया। अब मेरे बाय के जो है ना, अब मेरा जो नैरेटिव है वो आपको पता है बाय के अंदर है, क्योंकि मार्केट ने अपनी सारी सेल साइड लिक्विडिटीज़ वगैरह डन कर रखी है। अब मार्केट ने यहाँ से बाय ही जाना है। अब ये वाली जो कैंडल है इसका मैं क्लोज़ होने का वेट कर रहा हूँ। ये मेरी कैंडल जो है ना नेक्स्ट ये वाली कैंडल ये क्लोज़ हो गई। अब ये बनना स्टार्ट हुई। मैं इसे यहाँ से दोबारा से ऑन करता हूँ। ये कैंडल बिल्कुल इंडिसिजनल कैंडल बनकर खड़ी हो गई है। अब मेरे बाय से बाय साइड में अब मैं डे 1 पे शिफ्ट करूँगा। अब एक चीज़ समझो, मेरे मंथली, वीकली, डेली जो कुछ भी बायस होंगे ना वो अपने आप ही बाय में चेंज हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि मेरे मंथली बायस यहाँ से सेल साइड से क्लोज़ होके ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। अब जब मैं वीक के ऊपर आता हूँ ना, तो मेरा जो नेक्स्ट वीक है उसके भी देख लो। यहाँ पर मेरे क्या बायस हैं, वो बाय साइड में डन करके सेल साइड पर शिफ्ट हुए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ समझो, मार्केट यहाँ से बाय कैसे जाएगा? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ कोई ऐसा पीडीआरए नहीं है जिससे मार्केट बाय जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूँगा, मैं इस कैंडल का भी क्लोज़ होने का वेट करूँगा। ये बहुत ज़रूरी होता है बाज़ टाइम। ये देखो, मैं अगर बाय कर देता तो मार्केट ने क्या हालत की है कि मार्केट ने सेल साइड के डन करके बाय जा रहा है। अब मार्केट ने क्या किया, मेरे सेल साइड से डन करके, लेकिन क्लोजिंग क्योंकि वो भी फिलहाल ऊपर नहीं आई, ये वाली कैंडल क्लोज होने देते हैं। ये कैंडल देखो मेरी क्लोज हो गई और इस जगह पर क्या करता हूँ, अब मैं ये वो सिनारियोज बता रहा हूँ जब आप ट्रेड कर रहे होते हो, ये ट्रेडें इसी तरह से बन रही होती हैं। और ये बिल्कुल एक रफ वीडियो है क्योंकि आप फिर वो चार्ट्स के साथ नहीं समझना चाहते।
आप वो मिस करके जा रहे हो। मैं डे 1 के ऊपर आ गया। अब मेरे वीकली, मंथली और डेली बायस देखो, मेरा नैरेटिव बाय कह रहा है, अब आपने बाय जाना है क्योंकि बाय का पीडीआर आ गया। मेरा ऑर्डर फ्लो बुलिश है, मेरा सब कुछ ये सेल साइड लिक्विडिटी है, डन है, मार्केट ने सेल नहीं जाना। फिर यहाँ से मेरा बायस आपको पता था बाय साइड में इस मंथ, मेरा वीकली बायस बाय साइड में शिफ्ट हो गया क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, नेक्स्ट वीक मैं बाय जा सकता हूँ। मेरा डेली का कैंडल भी यहाँ पर खड़ा है और उसके बायस भी ये देख सकते हो कि इसके ऊपर क्लोजिंग है तो बाय जाने के। अब ये देखो, जब मेरे कैंडल ने यहाँ पे अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, क्योंकि इससे पहले सिर्फ यही लो बना है, जैसे ये शिफ्ट हो गया तो मेरे पास कौन-कौन से एरियाज़ थे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं था सिवाय इस वाली एफवीजी के जिससे मार्केट ने इस जगह पर डन किया था। अब एक और चीज़ को देख लो, समझ लो, मेरा मंथ ओपन हुआ था इस जगह पर, ये मेरा मंथली ओपन है। ये मेरा मंथ ने क्योंकि पीडीआरए डन किया हुआ है, इस वजह से मैं मंथली पीडीआरए से नीचे से बाय करने के लिए कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि इसके नीचे कोई पीडीआरए नहीं पड़ा। अगर ऐसा होता कि ये डन ना हुआ होता, मार्केट कुछ इस जगह से ओपन होता, फिर मैं इसका वेट करता, लेकिन अब ये डन है। अब मेरे पास जो वो पॉइंट पड़ा है ना पीछे एंट्री करने के लिए, वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है। आप इस पूरे को ही मान के चलो क्योंकि उसने सारे को ग्रैब करके रखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़, अब मैं जब बाय कर रहा हूँ, तो एक तो मेरे पास ये खुद का एक टाइम फ्रेम है जिस पे मैं बाय कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपना स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करके बाय कर सकता हूँ। लेकिन लाज़मी नहीं आपने इसी पे बाय करना और आपके पास ये सारे का सारा एरिया, यहाँ तक आपके पास सारी के सारी एरिया के लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का काम करेगी। बाकी तो क्योंकि अब बाय जाना है। अच्छा, इसमें एक तो मैं आपको एक एंट्री ये वाली लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने एंट्री यूँ नहीं करनी, मतलब एंट्री अगर आप करना चाहो तो ये वाली ले सकते हो और सेल साइड पर आप इसका स्टॉप लॉस रखोगे और साथ ही -2 और -2.5 पे आपको 1/4 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरी हो गई। आप ये वाली एंट्री ले सकते हो क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट एरिया यही था कि मार्केट ने अपने लोअर टाइम फ्रेम पर जो सर्कमस्टेंसेस जैसे होने चाहिए वैसे करके दिखाए कि पीडीआरए में एंटर करने के बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, पीडीआरए को रिस्पेक्ट दे रही है लोअर टाइम फ्रेम के, तो आपने बाय करना था। अब मैं वेट करता हूँ कि मार्केट इनमें से किसी पॉइंट पर टैप करे एंट्री के लिए। फर्स्ट जो मैं चीज़ आपको दी, ये मेरी एंट्री ओपन हो गई। अब मैं वेट करता हूँ कि ये या तो टारगेट हिट करे या स्टॉप लॉस। एंट्री ओपन होने के बाद मार्केट आपको ये वाली एफईजी से दोबारा उठी है। अब एक चीज़ देखो, आपकी ये वाली एंट्री मिस हो गई, आपने ये वाली पकड़ ली। अब ये मिस हो जाएगी तो आप यहाँ पर जो मिटिगेशन ब्लॉक की एंट्री होगी वो भी पकड़ सकते हो। अभी मैं 1 मिनट समझाता हूँ आपको। ये देखो, जैसे ही मार्केट ने वो डन किया, अब ये आपकी मिटिगेशन ब्लॉक बन गया था, इसकी एंट्री भी आप ले सकते थे। वो कैसे? ये देखो। क्या है कि मार्केट में ये आपके पास सारी एंट्रीज़ देखो, तरीक़ेकार बहुत होते हैं। वास्तव में पीडीआरए में सेम तरीके से एंट्री नहीं दे रही होती, कभी किसी टाइप की एंट्री होती है। अब ये यहाँ पर आपके मार्केट ने एक एरिया क्रिएट किया। ये वाला सारे का सारा एरिया अब आपके पास यहाँ पर मार्केट में ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, नीचे ब्रेकअवे गैप था, मार्केट ने इसको फिल किया, ये वाली एंट्री आप ले सकते थे। स्टॉप लॉस ऑब्वियस सी बात है आप किसके नीचे डाल दोगे, वो यहाँ पर सेफ ही था। ये वाली एंट्री मिस हो गई, तो फिर आप क्या कर सकते थे? जैसे ये वाली एंट्री मिस हुई ना, जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल क्लोज़ की, अब ये जो एरिया था आपके पास वो मिटिगेशन ब्लॉक की तरह काम कर रहा था। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ, आपके मिटिगेशन ब्लॉक, ये मिटिगेशन ब्लॉक से भी आप यहाँ पर मार्केट में बाय कर सकते थे और यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल सकते। अब आप जा कहाँ तक सकते हो? ये वाला जो एरिया ना -4 और -4.5, ये सेफ पॉइंट होते हैं, यहाँ तक मार्केट चली जाती है, साइकोलॉजिकल लेवल है। अब ये मार्केट ने यहाँ से आपकी एंट्री डन की, यानी कि एंटर ओपन किया और यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी जो ट्रेड है उसने अपना टारगेट हिट कर दिया, -4.5 तक मार्केट चली गई और ये मोस्टली हद होती है, यहाँ के बाद मार्केट एक मेजर रिवर्सल लेती है। तो आपको समझ आई कि क्या-क्या किस तरह से काम करता है। मैं एक तरह से आपको एक रफ़ अमल समझाता हूँ, कि सबसे पहले आप देखते हो कि आपका ऑर्डर फ्लो क्या है, सेल है या फिर बाय है। अगर ये सर्कमस्टेंसेस हैं सेल है, ये सर्कमस्टेंसेस हैं तो बाय है। ये हायर टाइम फ्रेम पर देखना, स्ट्रक्चरल टाइम फ्रेम पर। उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि मार्केट में मेरे बायस बाय साइड पर हैं, तो आपने एक एरिया डिसाइड किया। उसमें से जो आपको लगा कि मान लो एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इस एरिया में यहाँ तक थी और एक यहाँ तक थी और इसके नीचे हमारे पास क्या था? एक पीडीआरए था। जैसा भी हायर टाइम फ्रेम पर आप मार्केट में मैं इसका वेट कर सकता था। कब तक? या तो मैं इधर सेल करते वक़्त जब मुझे पता है ये एरियाज़ सारे के सारे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के हैं, तो मैं यहाँ तक सेल कर सकता हूँ और मैंने वो आपको करके दिखाया। फिर उसके बाद मार्केट में जब इसमें मार्केट एंटर करता है तो मेरे अब नैरेटिव क्या कह रहा है कि अब आपने बाय जाना है, क्योंकि मार्केट में सारे सेल साइड की लिक्विडिटी डन हो चुकी है। अब आपने यहाँ से बाय जाना, अब आपने सेल नहीं करना। जब मेरे ये नैरेटिव सेल में शिफ्ट बाय में शिफ्ट हुए तो मैंने मंथ, फिर वीक और फिर डे का वेट किया ताकि मेरे तीनों टाइम फ्रेम के बायस अलाइन हो जाएँ।
जैसे ही वो अलाइन हुए, फिर मैंने जो आपको ट्रेडें करके दिखाई हैं, अब इस सारी ट्रेड में तो आप ये देखो कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस क्यों नहीं हिट कर रही। अगर चाहे वो करना चाहे तो कर सकती है। देखो, एक चीज़ को समझो, मेरी एक एंट्री ये वाली, ये भी स्टॉप लॉस नहीं खा रही। कहाँ तक लेके जा सकता था? ऑब्वियस सी बात है, मेन हाई तो ये वाला है। अच्छा, ये भी है, फिर ये वाला भी एक पॉइंट है ना? यहाँ पर मुझे 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है हाई तक जाने में, और मैं अगर अपने साइकोलॉजिकल लेवल्स तक जा रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हो हर एक ट्रेड एटलीस्ट 1/3 दे रही है, 1/6, 1/3। और इसी के साथ-साथ जो मैंने ये वाली ट्रेड ली थी आपके सामने, मिटिगेशन ब्लॉक वाली, में आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे आ रहा था, और ये भी आपकी ट्रेड यहाँ तक माइनस, यहाँ पर भी आपको 1/2.78 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलता है। आपने जितनी भी ट्रेडों का रिस्क लिया इन टाइम फ्रेम्स पर रहकर, ये एक चीज़ समझो, ये कोई ऐसी नहीं है कि मैंने आपको जो डे 1 पे करके दिखाया है, क्या वो 1 एच पे काम करेगा या नहीं? भाई करेगा, प्राइस फ्रैक्टल है, उसी तरह से काम करता है। बस आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे होने चाहिए। आप एक चीज़ का ध्यान दो कि मैंने कितने महीने वेट किया, एक ट्रेड लेने के लिए, ये 3 ट्रेडें लेने के लिए, ट्रेड में एंटर करने के लिए। सबसे पहली चीज़, जब मुझे बाय करना था, मैंने लो रिस्क एंट्रीज़ खेलनी थी। मैंने ये सारी ट्रेडें 5 महीने में टारगेट हिट करवाई हैं, तो 5 महीने ये। इसे समझाने के लिए, आप जब 1 एच पे ऊपर करोगे तब ये 5 महीने नहीं लेगी आपके, तब ये आपके सिर्फ़ चंद दिन लेगी सारी एंट्रीज़ टारगेट हिट करने में। और इसी के साथ-साथ ये जो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ मार्केट ने यहाँ तक खूब चक्कर लगवाए हैं। फिर जब मार्केट ने यहाँ पर अपने बायस बाय में शिफ्ट किया, तो ये मेरा फर्स्ट मंथ था जिससे मैंने फिर वीक के ऊपर अपने आप को शिफ्ट किया था। वीक के ऊपर जब मेरे बायस, ये वाली कैंडल जब ऊपर क्लोज़ हुई है, ये वाली कैंडल, जब मेरे बायस ऊपर शिफ्ट हुए, तब मैंने अपनी एंट्री करना स्टार्ट किए, फिर मैं 1 डे के ऊपर गया हूँ। तो 3 मंथ और एट लीस्ट 2 वीक मैंने इंतज़ार किया। लेकिन जब ठीक इसी तरह से आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हो, तब आपके 3 मंथ, 3 वीक भी हो सकते हैं, या फिर 3 दिन भी हो सकते हैं। और जो आपके 2 वीक हैं, वो 2 घंटे हो सकते हैं, वो 8 घंटे भी हो सकते हैं एज़ ए 4 हावर टाइम फ्रेम, और फिर या फिर तो दिन भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। अब आपको मैंने समझाया, क्या-क्या समझाया देखो, मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं। ये देख लो, मार्केट में ये वाला फेयर वैल्यू गैप डन हुआ, ये वाला फेयर वैल्यू गैप डन हुआ, मार्केट ऊपर जाती है, और मज़ीद भी जा सकती है मार्केट। देखो, मार्केट मज़ीद ऊपर भी जा रही है। मार्केट इस तरह से वर्क करती है, आपको दिखाई देती है। तो मेरा जो यहाँ पर आपको समझाने का जो मेन मकसद था, वो यही था कि आपने कैसे एक-एक चीज़ को डिसाइड करके ट्रेड लेनी होती है। मैंने आपको क्या-क्या सिखाया? मैंने आपको बताया लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कैसी होती है, कैसे काम करती है, कैसे आप उसको ट्रेड करते हो। मैंने आपको बताया ऑर्डर फ्लो क्या है, मैंने आपको बताया बायस कैसे काम करता है। सिर्फ बायस वही नहीं है कि कैंडल इधर क्लोज़ हो गई तो उधर क्लोज़ हो गई, नहीं। तीनों टाइम फ्रेमों के बायस कैसे अलाइन हुए, फिर जाके मैंने ट्रेड की। लेकिन आपने इसको 1 मंथ से 1 डे के ऊपर नहीं देखना, क्योंकि ये आपका टाइम फ्रेम नहीं है, ये आपका तरीक़ाकार नहीं है, ये हमारे एंट्री के तरीके। आपने उसको उसी तरीके से आपने इसको डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो देखना। आपका ऑर्डर फ्लो डे 1 का यूज़ होगा, आपके बायस डे 1 के यूज़ होंगे, जब आपके बायस डे 4 आवर और 1 हावर के, इसी तरह जिस तरह के मैंने 1 मंथ और फिर D1 सॉरी 1 वीक और D1 के अलाइन किए थे, तो आपको डे 1 और 4 आवर और 1 आवर के बायस अलाइन कर लेने हैं। उसके बाद आपने उस टाइम फ्रेम पर, जैसे अगर एमएसएस आपको देखने को मिलता है, तो आपने ट्रेड ले लेनी है 1 आवर पर। 1 आवर से ही मज़ीद आपने शिफ्ट करना है, तो वो आप देख सकते हो कि आप उसको सारे 15 मिनट पे शिफ्ट कर लो या 5 मिनट पे शिफ्ट कर लो, वो सभी कुछ आपके ऊपर है। इतनी सारी चीज़ें समझाने का मकसद यही था कि बहुत दिन के बाद वीडियो आई है। और मैं आपको बता रहा था कि ना, इतने दिन के बाद वीडियो आने का मकसद ये था कि मैं काम में बिज़ी था। दूसरा ये है कि आपने चैनल के ऊपर जो रिस्पॉन्स दिखाया था पिछली 2 से 3 वीडियोज़ पर, मुश्किल हो गया था फिर वीडियो को, यानी कि आप बनाना। मतलब ये है कि आप जब तक इंटरेस्ट नहीं दिखाते, आप शो नहीं करते कि आपको वीडियो चाहिए, नहीं चाहिए, तो फिर मुश्किल होता है वीडियोज़ वगैरह बनाना। इसलिए मैंने थोड़ा-सा टाइम भी लिया। लेकिन ये भी एक वजह नहीं थी, इससे भी बड़ी वजह थी कि मैं काम में बड़ा मसरूफ़ हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे दूसरे भी काम हैं। ये मैंने दूसरे कामों में पिछले 3 महीने जब मैंने लगातार चैनल पे काम किया, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, और फिर मार्च के अंदर भी 3 वीडियोज़ डली हैं। तो उससे नुकसान ये हुआ कि मेरे जो बाकी काम थे उन पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डला, और फिर जब मैंने दरमियान में बैच लॉन्च किया, तो उसके फिर जितने भी बंदे आए, तो उससे पहले जो मैंने क्लास कराई वो 3 साढ़े 3 घंटे की थी। तो इतना ज़्यादा मैं कर नहीं पा रहा था मैनेज, फिर मैंने वो सारी अमाउंट है, सारी फ़ीसें वापस की, क्योंकि
टाइम नहीं था इतना। एक अकेले बंदे को पढ़ाने के लिए आप आधा पौना घंटे में पढ़ा सकते हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि बैच में बंदे ज़्यादा थे, 2-3 घंटे की इनके 3 साढ़े 3 घंटे की क्लास थी और नेक्स्ट आने वाली क्लासेस और ज़्यादा एडवांस होती, तो वो 5-5 6-6 घंटे पे जाती। इतना बैठ के टाइम नहीं है कि इतना यानी कि टाइम मैं खुद दे पाऊँ। इसी वजह से मैंने सारे पैसे, सारी फीसें स्टूडेंट्स की वापस की, उनसे माफ़ी माँगी और मैंने कहा यार फ़िलहाल सिखा लो। यूट्यूब के ऊपर जो हफ़्ते में 1 वीडियो बनाते हैं वो काफ़ी है। क्योंकि ना बैच को पढ़ाना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारे बंदे होते हैं और बहुत सारा टाइम लग रहा होता है। एक अकेले बंदे को पढ़ाना, 1 टू 1 के जो मेंबर्स हैं उनको तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि आधा पौना घंटा लगता है उनको, ज़्यादा से ज़्यादा। आधा पौना घंटा काफ़ी होता है क्योंकि एक बंदे को समझाना, उसे एक ही के सवाल हैं, उसी के आपको जवाब देने होते हैं। तो एक हफ़्ते में 2-3 क्लासेस के लिए मैं ईज़िली टाइम निकाल सकता हूँ। लेकिन बैच के अंदर मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि फिर वो क्लासेस लंबी होती है और जब एडवांस क्लासेस आती है 5-5 घंटे पर जाती। क्योंकि अब नॉलेज बढ़ चुका है, बहुत सारा कुछ है बताने के लिए, बहुत सारे बंदे थे बैच ज्वाइन कर किए हुए, तो उस वजह से ना फिर मैंने उनसे माफ़ी माँग ली और पैसे उनके सारे वापस कर दिए। ये ना सोचो कि पैसे लेके मैं खा गया और यहाँ आप सोच रहे हो कि मैं वीडियो से या जैसे नहीं लेके आ रहा कि मैं वो बैच में मसरूफ़ था। बैच वाले को तो मैंने पहली क्लास के बाद ही पैसे वापस कर दिए थे। पहले लाके मैंने 3 बैच करवाए हैं। उस टाइम पे मेंबर्स 8-10 होते थे, इस बार बहुत सारे थे, तो मैंने फिर उसको मुश्किल हो रही थी समझाने में। एक बंदे को समझाना आधे पौने घंटे में काफ़ी हो जाता है, लेकिन काफ़ी सारों को समझाने में काफ़ी सारा टाइम लगता है और मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था। मेरे दूसरे कामों पर भी इफ़ेक्ट डल रहा था। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैं कितने दिनों के बाद आया हूँ। कोशिश करूँगा कंसिस्टेंसी बनी रहे आपको सिखाने में और जितना हो सका ना मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जल्द से जल्द वीडियोज़ लेकर आऊँ और वीडियोज़ अब इसी तरह से थोड़ी-सी रफ़ टाइप होंगी। रफ़ का मतलब ये है कि देखो जो चीज़ मार्केट में आपको सिखाने के लिए काम करती है उसको उस तरह लेके चलो। ये देखो ये जो वीडियोज़ है ना यार, मैं आपको ना साफ बात बता रहा हूँ, ये वीडियोज़ कोई महान नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि आपने इनसे बहुत सारा कुछ सीख लेना है। नॉर्मल सी वीडियोज़ हैं। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल वीडियोज़ जो लोग बस यहाँ से वीडियोज़ देखे और खुद सिखाने बैठ गए। ये स्ट्रैटेजीज़, ये मॉडल्स और यार ये काम करते हैं लेकिन हर एक किसी के लिए नहीं करते और सर जो टाइम भी इनमें बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो रफ़ चीज़ें हैं बिल्कुल। ये आप जहाँ मर्ज़ी जिस मर्ज़ी पेयर में जाके अप्लाई करो इसी तरह से काम करते हुए दिखाई देंगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। और इसी के साथ-साथ जो प्रैक्टिकल है ना यार, वो इन सब से हट के ये सारी थ्योरी जितनी भी आपको दिखते हो यूट्यूब वगैरह पे, आप लोग सोचते होंगे कि यार मैं इतना टाइम देता हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ लेकिन रिज़ल्ट बिल्कुल ही ज़ीरो है। वो इसलिए ज़ीरो है कि आपके पास प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी थ्योरी भी ज़्यादा से ज़्यादा मिला लो तो 20-25% होगी। जो प्रैक्टिकल है ना, जो अब आप डेली ट्रेड करते हो, आप 1 महीना खुद ट्रेड करके देखो इन सारी चीज़ों पर। आपको पता लगेगा कि हर बार आपको ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री नहीं मिलेगी या हर बार आपको मिटिगेशन ब्लॉक की एंट्री नहीं मिलेगी। कभी आपको किसी टाइप की एंट्री मिलेगी, कभी किसी टाइप की एंट्री मिलेगी। कभी कोई पेयर काम करता हुआ दिखाई देगा, कभी कोई पेयर सही से काम करता हुआ नहीं दिखाई देगा। आप पेयर्स से पेयर जोड़ के चलोगे, फ्यूचर पेयर देखोगे, बहुत सारी चीज़ें देखोगे, तब आपको पता लगेगा कि एक-एक चीज़ इस तरह से डिज़ाइन है, एल्गोरिदम इस तरह से काम कर रहा है, तब आप मार्केट से पैसा बनाओगे और उसमें टाइम लगेगा। फिर ये होता है कि जो प्रैक्टिकल आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपने 1 महीने ट्रेड की ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं इस जगह पे जितना सीखा हूँ, मैं 10 में से 3 ट्रेडें जीत सकता हूँ और इतने रिस्क रिवार्ड रेशियो पे जीत सकता हूँ। और अगर मैं अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो मान लो 1/3 से या 1/4 से उठा के 1/2 पे ले आता हूँ, तो मैं 10 में से 5 ट्रेडें जीत सकता हूँ। अब मैं देखूँगा कि मैं अगर 10 में से 5 ट्रेडें जीत सकता हूँ 1/2 की, तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तब मैं अपनी रियल अमाउंट में से जो मैंने इन्वेस्ट करनी थी, उसका 10 से 15% मैं इस्तेमाल करूँगा ट्रेड करने के लिए। अब प्रो फर्म्स हैं, आप प्रो फर्म करना चाहो तो बिल्कुल करो। लेकिन रियल मनी का ये होता है कि आपने अपनी जो ट्रेड वगैरह की है, तो जो आपसे कमाया यार विथड्रॉ करके खा लो। ये जो प्रो फर्म्स होती हैं ऐसी ही होती हैं, आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। और ये जो ब्रोकर्स हैं वो मुस्लिम ब्रोकर हैं, आपको रेफरी वगैरह अकाउंट भी देते हैं, तो आपका चलता है। बाकी मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी और मैं थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट्स वगैरह पे काम करूँगा, रफ़ चीज़ों पर काम करूँगा। ये मॉडल वगैरह पर ना बहुत सारी ना चीज़ें हैं, लोग कहते रहते हैं कमेंट्स वगैरह में, भाई फलाँ मॉडल पर वीडियो बना दो, फलाँ पर बना दो। यार दिल नहीं करता, क्योंकि मैं जेन्युइन बात बताऊँ ना, मुझे पता है कि क्या चीज़ कितना काम करती है। 7-8 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता। फिर जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद ट्रेड यानी कि 4 साल हो चुके, 5वाँ साल लग गया होगा अब तो शायद। तो पता है क्या चीज़ें कितना काम करती हैं, क्या चीज़ें बस सिर्फ़ एक भरमबादी के लिए यूट्यूब पे बस व्यूज़ लेने के लिए और कंटेंट डालने के लिए अपलोड की गई हैं। एक बंदा जिसने आईसीटी बनाई है वो डेली 1 घंटे, 1.5 घंटे की वीडियो डालता है। कोई
साल में 365 वीडियो डालेगा और फिर उस 365 वीडियोज़ में से आपको मिलेगा 1 घंटे का इम्पोर्टेंट नॉलेज, 1 घंटे या 2 घंटे का। वही चीज़ें होंगी जो उस साल में आपको काम करते दिखाई देंगी, उसके लिए आपने इतनी वीडियोज़ देखी होंगी तब वो चीज़ें आपको समझ आती। तो टाइम लगता है, अगर आपके पास टाइम लगाने को तो लगाओ, वरना यार और भी दुनिया में बड़ी फ़ील्ड है, ट्रेडिंग से भी अच्छी फ़ील्ड है, आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ, तो बात ये है कि आपको मुझे सारी उम्मीद है कि आपको ये मेरी सारी बातें समझ आई होंगी। अब आपका अपना देखने का नज़रिया, मेरा अपना देखने का नज़रिया है। आपने इस पे बहुत सारा टाइम लगाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है मैंने आपसे भी ज़्यादा लगा दी है। आप इन चीज़ों पे यहीं तक ही पहुँच सकते हो। ये आपको मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, बिल्कुल थ्योरी है। ये चीज़ें काम करती हैं, लेकिन ये इतने की काम करेंगी। लेकिन जैसे-जैसे आप इसके अंदर चीज़ें मर्ज करते चले जाओगे, फ्यूचर पेयर को देख रहे होगे, डॉलर इंडेक्स को देख रहे होगे, तब आपको ये सारी चीज़ें अलाइन करने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें अलाइन करने के बाद जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होगे, तो आपकी एक्यूरेसी में बेहतरी आएगी। आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने आप बढ़ने लगेगा और ट्रेड भी आप ज़्यादा जीतने लगोगे। आप एक मान के चल सकते हो कि आप 1/3 की रिस्क रिवार्ड रेशियो की ट्रेड 60 से 70 जीत सकते हो। मतलब अगर आप 10 ट्रेडें लेते हो तो 6-7 बार आप जीत सकते हो। ये ईज़िली है। अब मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अब इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।